हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बता दूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन एक चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर देखा गया है आपका कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स पोर्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो भी है वो बड़ा इजी होता है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, लेवल उसका टफ नहीं होता है, बड़ा इजी लेवल होता है। अगर बात करें तो फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है ना। सीईटी के लिए खास करके उससे ऊपर जाओगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप सीईटी से ऊपर जाते हो तो उसमें थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सिंपली होता क्या है अब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हमें चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा पहले, कि चार्ज क्या है, आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी मूवमेंट क्या होगी, जो चार्ज है उसका डायरेक्शन क्या होगा। सिंपली। ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो जिस जिस चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग उसको देखते रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को। ठीक है ना। चलिए, और बाकी जहाँ तक न्यूमेरिकल्स की बात है, कंसेप्चुअल की बात है, तो उस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर फोकस करोगे तो सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। अगर फोकस नहीं करोगे तो आपको पता ही है, सब उससे भी और बढ़िया हो जाएगा। नहीं। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर यह है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना होता है चार्ज। ठीक है ना। चार्ज और उसके बारे में, फिर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आयंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो चार्ज क्या है, सिंपली आपसे पूछे चार्ज क्या है, तो चार्ज होता है आपको कि एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम में प्रेजेंट होता है। एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल, एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम में क्या होता है, एकदम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। एटम में प्रेजेंट होता है। वो जो फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम के इनसाइड होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है, वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना। उसी को चार्ज बोलते हैं। ठीक है। तो हम इससे कह सकते हैं चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। चार्ज इज अ fundamental particle in an atom। ठीक है। अब जो दूसरा चीज है दोस्त, वो ये हो सकता है कि इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मे बी पॉजिटिव और समझना जरा, ये आपको जो चार्ज है वो ऑलमोस्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है। अब नॉर्मली आपके सामने ये आता है कि चलो भैया ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो हम यहां से कहते हैं चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल क्यों और क्यों। देखो, या तो कैप्स में क्यों या स्मॉल में क्यों। तो ये आपका नोटेशन है, सिंबल है, जिससे हम चार्ज को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है। चार्ज को डिनोट, देखो बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को। क्यों, वजह भी है। ये बहुत ऐसी चीज़ है जो पहली बार आप देख रहे होंगे, हालांकि आपके डेली लाइफ में बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जब क्वेश्चंस की तरफ आप मूव करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको पहली बार दिखाई देगा। हाँ, जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं, कुछ कॉमर्स वाले भी होंगे, जिनको मन में होगा कि भाई मुझे डिप्लोमा करना है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। चलो, तो हमने कहा कि चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल क्या, क्यों या क्यों। तो मतलब ये कहा जाता है कि या तो कैप्स क्यों या नेगेटिव। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा आपने कि ये आपका है पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो चार्ज बनेगा ये प्लस क्यों या फिर माइनस क्यों, या फिर प्लस क्यों
और ये माइनस क्यू। देखो तो सिंपली हो सकता है ना कि चार्ज को आपने डिनोट क्या किया उससे, हाँ, और क्यू को आपने कहा कि ये मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह हो सकता है आपका। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात और करते हैं। अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव बने तो याद करो थोड़ा बचपन को, ठीक है? अभी भी तुम्हारा बचपन ही होगा, कोई बचपन के तुम नहीं हुए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, अभी बचपन में ही हो, ठीक है? तो बचपन को अगर तुम याद करोगे ना तो तुमको ये पढ़ाया गया होगा, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि जो दो अगर सिमिलर चार्ज आए तो वो हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। रिपल का मतलब होता है एक दूसरे को हटाने की कोशिश करेगा। सिमिलर चार्ज की बात करते हैं, और सिमिलर चार्ज को दूसरे लैंग्वेज में आप उसको लाइक चार्जेस कहते हो। क्लियर है? सिमिलर चार्ज को आप क्या कह सकते हैं, लाइक चार्जेस कहते हो, लाइक बराबर वाला। और जब अनलाइक चार्ज होना तो वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। पूरे सृष्टि का निर्माण इसी पर हुआ है दोस्त, पॉजिटिव और नेगेटिव पे, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है चार्ज का, वो आपका बन रहा है कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब क्या, सेम चार्जेस, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर। मतलब क्या होता है ना, देखो सुनो ध्यान से, अगर सेम चार्ज की बात करते हैं ना तो एक दूसरे को हटाएगा, रिपल ईच अदर, ठीक है? अगर तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करूं तो जरा देखो तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? और मान लो अब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब दोनों चार्ज के पास मैग्नीट्यूड क्या है दोस्त, सेम है। जरा फोकस करो, दोनों चार्ज के पास मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है? चलिए अब जितने क्षमता इस चार्ज को उतना क्षमता इसी चार्ज को। अगर दोनों के पास मैग्नीट्यूड सेम है तो जरा सोचो, तो ये एक दूसरे को करीब आने देगा क्या? ये एक दूसरे को करीब आने देगा क्या? नहीं आने देगा। ये वाला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल है क्या? ये नहीं है पॉसिबल, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंपली अगर मैं आपको बोलूं, अगर दो सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज, इसको दूसरे लैंग्वेज में आप सिमिलर भी कह सकते हो, ठीक है ना? सिमिलर चार्ज मतलब सेम चार्ज। अगर दो चार्ज सेम हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। देखो हमने कट कर दिया इसको, इस पार्ट को। तो आप नॉर्मली कह सकते हो कि सर अगर ये चार्ज आपके सामने हो और ये भी चार्ज आपके सामने हो तो ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो तुम्हारे मन में ना एक बात और आएगा, ये और बहुत बढ़िया आएगा, बेहतरीन, कि अगर सपोज इसके पास पॉजिटिव है, अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तब क्या बात बनेगा? उस सिचुएशन में जरा देखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमने कहा कि ये नेगेटिव है और ये भी आपका नेगेटिव चार्ज है, सोचो तो क्या फर्क पड़ा? आपने कहा लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस हो तो ये भी जो फोर्स अप्लाई करेगा सेम मैग्नीट्यूड में, और कहाँ लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये पूरा का पूरा क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जरा सोचो, क्लियर है कि नहीं है? मतलब सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तुम्हारे मन में होगा सर इतना चार्ज के बारे में क्यों पढ़ा रहे? बेटा पूरा का पूरा चार्ज और इलेक्ट्रॉन ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आपके सामने आता है अनलाइक चार्जेस, ठीक है? दूसरा पॉइंट है ये, अनलाइक चार्जेस
यानी इसको कह सकते हैं डिफरेंट चार्जेस, यानी इसको कहते हैं डिसिमिलर, डिसिमिलर चार्जेस। ठीक है, जरा सोचो, अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मान लो यहां पर आपका चार्ज माइनस और यहां पर चार्ज आपका प्लस। ठीक है, जरा सोचो, यहां पर आ गया आपके पास माइनस और ये हो गया प्लस। तो अब ये क्या करेगा, नॉर्मली आपका ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे। अब यहां पर समझने वाली बात है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ क्या है उसके पास, देखिए चार्ज क्या है नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी कैप्स में, समझिए। तो हमने कहा कि सपोज इसके पास क्या है, ये एक दूसरे को, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कहते हैं कि अगर डिफरेंट चार्जेस हो या हम कहें कि अनलाइक चार्जेस हो तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। और मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का वो सेम होगा, ये नहीं कि इसके पास ज्यादा होगा इसके पास कम होगा, ये एकदम अन्याय है। जितना ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा उतना ये भी आपको फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या बात बनेगा, इसके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो एकदम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। वो जो है चार्ज, आपने देख लिया चार्ज को किससे क्यों से डिनोट करते हैं। अब ऑलमोस्ट होता है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, जो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है उसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, COULOMB। और कॉलम को डिनोट करते हैं किससे, C से। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या मिल गया आपको, कॉलम। क्लियर है कि नहीं है, COULOMB कॉलम। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा अप्रोक्सीमेट जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है, और उसका अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू की बात करें तो वो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है ना। तो सिंपली आपसे अगर कहा जाए कि यार 1 कॉलम किसके करीब है, 1 कॉलम किसके करीब है, तो आप इसको कह सकते हो 1 कॉलम का मतलब ही होता है बेटा क्या, कि चार्ज प्रेजेंट ऑन कितना, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1.6 × 10⁻⁻, अप्रोक्सीमेट, जरा देखिए कितना, 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन, फोकस करना। अच्छा ठीक है, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम बात करें तो सिंपली अब 1 कूलम की बात कर लिया आपने, चार्ज की बात कर लिया। ठीक है, तो अब 1 कूलम चार्ज का क्या मतलब है, तो यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रॉन के करीब है, तो हम सीधा सीधा यहाँ प्रेशर कर लेते हैं, जो कि जो अभी जस्ट बताए थे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, ये जो लिखे थे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एकदम गलत है। अब तुम कहोगे कि ऐसे कैसे, तो ये गलत है, और गलत है तो इसको सही क्या होगा मेरे भाई, एक्चुअल, इसको प्रूफ करेंगे आगे। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्सीमेट 6.25 × 10⁻18, ये इतना इलेक्ट्रॉन बनेगा आपका, क्या बनेगा, इतना आपका इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, ये हम प्रूफ कर देंगे आपको, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
जरा समझो नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बड़ा ट्रिकी, मैंने जो पहले लिखा था उसको मैंने आपको बताया, फिर मैंने बताया कि गलत क्यों हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इतने जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 के बाद माइनस, ये बिल्कुल गलत है, जो कि मैंने भी बोला था अभी। तो जब बोलेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, कंफ्यूजन दूर करना है। तो मैंने कहा ये, लेकिन ये गलत है, तो एक्चुअल क्या होना चाहिए 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपके पास ना यहाँ पर ख्याल आता है कि सपोज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को आप ई कह सकते हो। अगर ई की बात करें तो ये होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज परसेंट होता है। क्लियर है? मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज परसेंट होगा, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, एक मन में और ख्याल आएगा, तो अब ये चार्ज तो होता नेगेटिव, जरा समझो, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूजन में मत जीना। मैंने कहा कि एक चार्ज इलेक्ट्रॉन, आपने कहा, आपने देखा ई पे क्या लगा हुआ है माइनस। ई पे माइनस का मतलब है कितना लग जाएगा, माइनस 1.6 10 के पावर माइनस 19 को। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब होता है क्या कि यार मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फोकस कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब क्या निकालने वाले हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या है दोस्त, मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं इस तरह से, पैरेलल लाइन होता है, जरा फोकस कीजिए। मॉडुलस को मैंने कहा पैरेलल लाइन, ठीक है, मॉडुलस को मैंने कह दिया पैरेलल लाइन। अब ये मॉडुलस क्या करता है, सिंपली गिव्स नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू तुम्हारे मन में आएगा नेगेटिव, नहीं, जो सरासर क्या है, गलत है। तो हमेशा याद रखना, मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव में ही रहने देता है। ये किसका काम है, ये मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कौन करता है, ये मॉडुलस। क्लियर है? यानी अगर आप किसी का भी, सपोज मान लो अभी आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अभी जस्ट आपने देखा एक एग्जांपल के लिए, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होता है वो था 1.6 माइनस में इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए आप क्या लगाओगे बताओ तो, मॉडुलस लगाओगे ना। तो मॉडुलस लगाने के लिए ये वैल्यू आएगा कितना, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और ये वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ करना है और इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जो आपने ये वाला पॉइंट्स बताया, इसका यूज़ कहाँ करोगे और इसका यूज़ कहाँ करोगे। क्लियर है? जब भी आपसे पूछा जाता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, on that condition we must to take these value for finding the questions. Otherwise, if you want to find with the help of these values, your answer also be written in these values. ठीक है? Otherwise, if in the question always ask find the magnitude of force, electric field and electrostatic force, then you must to use this appropriate value. Okay?
चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, सिंपली आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया भाई, आप सीख गए मैग्नीट्यूड, यानी मॉडुलस लगा दोगे किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ही रहने देगा, ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब लोग दूसरी बात करने वाले हैं। दूसरा ये है एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब तुम्हारे मन में आएगा कि ये क्या, कौन सी पर्वत गिर गया, कहाँ से आ गया ये, कभी सुने नहीं होंगे। QUANTISA, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? सिंपल समझाता हूं एकदम बिना, देखो सुनो। मैंने कहा यार एक बात बताओ, इस तरह से अगर हम बात करें सिंपली, ये एक कोई मेटल का क्या है, ये मेटल का कोई पीस है, ठीक है। इस मेटल पीस को ना आप यूं कट कर दिए हो, मान लो कोई मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल पीस है, और इस मेटल पीस से आप क्या करते हो, नॉर्मली हीट करते हो इस मेटल पीस को। तो सोचना, अब मेटल पीस को आप हीट करते हो, देखते हो कुछ पार्ट ऐसा है कि कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम ये वाला वैल्यू गर्म हो गया, ये पार्ट, और ये पार्ट गर्म ना हो रहा हो, ऐसा हुआ नहीं ना। तो मतलब ये कहा जाता है, अगर ये पार्ट गर्म हुआ तो ऑलमोस्ट ज़्यादा हीट देने के बाद धीरे धीरे करके आपका पूरा का पूरा पार्ट, पूरा सिस्टम क्या करेगा, आपका गर्म हो जाएगा। चलो इससे भी क्लियर नहीं हुआ होगा। अब हम बात करने वाले हैं सिंपली, अगर आप एक वायर को कनेक्ट करिए आपने स्विच बोर्ड से और उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या लगता है, अगर मैंने कहा कि सपोज ये जो मेटल का पीस है, ये मेटल पीस आपका पूरा का पूरा क्या है, नेट है, ठीक है, ये नेट है पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब विदाउट वायर है। इसको विदाउट वायर को मतलब कह सकते हैं कि इंसुलेटेड नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, विदाउट लेयर है, विदाउट लेयर। अगर सोचो कि क्या लगता है आपको, अगर मान लो ये मेटल पीस है और इस मेटल पीस में यहाँ पे आप करंट जोड़ते हो ऑलमोस्ट, और ये पूरा का पूरा क्या है, मतलब अनइंसुलेटेड है, ठीक है ना, समझ लो ना, अनइंसुलेटेड का मतलब कि ये पूरा ओपन वायर है, और इसमें अगर यहाँ पर आप करंट को जोड़ते हो तो क्या ये इसके ऊपर वाले सरफेस पे, इसी का अगर हम ऊपर वाले को टच करें वायर में, तो क्या करंट नहीं आएगी, आएगी। यहाँ पर टच करती इस पॉइंट को, क्या करंट नहीं आएगी, आएगी। यहाँ पर टच करती इस पॉइंट को, नहीं आएगी। बीच में ऐसे पकड़ रहे, करंट नहीं आएगी, आएगी। करंट आने का मतलब, हीट होने का मतलब ये बता रहा है कि पूरा जो मूवमेंट है उस पार्टिकल में और कंप्लीट जा रहा है। क्लियर है? अब आप पढ़ रहे हो क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहते हो सिंपली द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। बात करते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। तो अगर मान लो किसी कंडक्टर से, कंडक्टर क्या होगा, कोई भी मेटल, आप उससे आप चार्ज को फ्लो करा रहे हो। अगर आप चार्ज को फ्लो कराते हो सिचुएशन में, तो आपको नहीं लगता है कि इसको टच करने के बाद करंट आया, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है इसके इनसाइड एकदम से जम के पूरा एकदम अपर लेयर से लोअर लेयर, हाँ लोअर लेयर से अपर लेयर, इस तरह से पूरा का पूरा एकदम टच करके जा रहा होगा। जरा सोचो तो, आपको नहीं लग रहा है कि इस पूरे बॉडी को एकदम से, अगर एक बात बताओ तो, अगर इस पूरे बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा हो, तो आपको नहीं लगता है कि यार एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, एक ही होगा क्या? ये तो गलत हो जाएगा नहीं। अब जब मान लो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तुमको ना प्यास लगी, अभी तुम बोलोगे सर मैं पानी पी लोगे, मैंने कहा चल कोई नहीं, फ़ोन को बंद कर ले, पानी पी ले। आप बोले पानी पी लेता हूँ, एक गिलास अपने पानी में हुआ, एक ड्रॉप पानी निकालो, तो क्या लगता है उसमें H2O जो है, H का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है क्या? है ना, H का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का।
चाहे 1 ड्रॉप लो और चाहे 1 लीटर लो, चाहे 1 मान लो और भी ले लो, तुम्हारी इच्छा है, रोक कौन रहा है इसमें, नहा लो पूरे, ऐसे भी कोरोना आया है, खूब नहाओ, ठीक है, तो साफ सुथरा लो। देखो तो आप मान लो कि ड्रॉप, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट है तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इससे क्या मूव कर रहा है, यानी n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से n टाइम्स मूव कर रहा है इस तरह से। तो हम कह सकते हैं n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, और ये क्या होगा, टोटल चार्ज के करीब होगा। और ये जो टोटल चार्ज के करीब हो रहा है दोस्त, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो थोड़ा सा इसको अगर हम लिबरल की बात करें, थोड़ा हम लेवल की बात करें, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं ड्राइव करने का, एक्सप्लेन करने का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर से सुनिए, अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंडक्टर से पास होने वाले जो चार्ज होगा वो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो अन्याय है ना, जैसे पानी ड्रॉपलेट्स की बात किए थे, तो उसके साथ n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो होगा। हमें नहीं मालूम 10 इलेक्ट्रॉन है, 10,000 है, 10 लाख है, 10 मिलियन है, हमें नहीं मालूम है। इसीलिए मैं कह देता हूँ n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है ना, n टाइम्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू कंडक्टर। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम कहते हैं क्या, इफ Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, ठीक है, और हम अगर बात कर लें यहाँ पर E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू -1.6 और 10 के पावर -19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। अब यहाँ से कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना, मैंने अभी जस्ट कहा था आपसे 1.6 10 के पावर -19 कूलम, और n जो है ये मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है दोस्त, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इज इक्वल टू m इंटू E। ये फार्मूला याद रखना, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसके करीब आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर सोचो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको मिल चुका है, Q इज इक्वल टू n। अभी मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि भैया 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है यानी उस चार्ज पर कितना, ऑलमोस्ट कितना 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स परसेंट होगा। अब जरा सोचो तो कैसे, ये तो आपने देख लिया Q इज इक्वल टू यानी फार्मूला याद रखना। तो मैं अगर तुमसे कहूँ एक क्वेश्चन लेते हैं हम नॉर्मली, जरा सोचो, क्वेश्चन आपका है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 coulomb of charges। तो आपसे ये कहा जाता है कि यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको मैंने कहा था उसको हम प्रूफ करेंगे अभी, और कितने में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में। जरा सोचो तो 1 कूलम चार्ज, मैंने कहा था ना 1 कूलम का मतलब ये होता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्सीमेट 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब उसको प्रूफ करता है, जरा सोचो, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट आपने देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं n, मुझे चाहिए। और क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1
कूलम ऑफ चार्जेस, सॉरी 1 कूलम ऑफ चार्जेस। तो 1 कूलम ऑफ चार्जेस मतलब हमें चाहिए क्यों, गिवन है क्यों 1 कूलम दिया है दोस्त, और आप ई की वैल्यू जानते हैं कितना 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसीलिए अब तुम्हारे मन में सर आप यहाँ पर हमेशा मैग्नीट्यूड ले रहे हो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपने ले लिया, बेटा इसको मैग्नीट्यूड मानना है तुम्हें, जब ये 11th क्लास में पढ़ोगे तब तो वहाँ पर आता है मैग्नीट्यूड अलग, कैसे आप वेक्टर के फॉर्म में फाइंड आउट करते हो, ठीक है। सिंपली देखो तो अब ये क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, तो हमें चाहिए एन, तो ये बन जाएगा क्यू अपन में ई। अब क्यू की वैल्यू है 1 और ई की वैल्यू है 1.6 और ये 10 के पावर माइनस 19। क्लियर है। अब जरा इसको ड्राइव करता हूँ मैं, जो ड्राइव कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना जरा, ठीक है। अब जरा सोचो, अब यहाँ पर है 1/1.6 और अगर ये 10 टू दी पावर 9 है, इसको ऊपर भेज दें, अगर मैं इसको यू लाइन खींच दें तो ये इसके नीचे है कि नहीं, इस पार्ट को अगर मैं कहूँ ये जो पार्ट है मैथमेटिकली इसको ऊपर भेज रहे हैं, तो इसको ऊपर भेजोगे तो आप कहते हो सर ये नेगेटिव प्लस में आता है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव में आ जाता है, यही कहते हो ना। तो उस सिचुएशन में कह सकते हैं इंटू 10 के पावर कितना प्लस में 19, प्लस में 19। अगर तुम इसको हटा दो तो हटा दो, अब तो पता चलेगा प्लस में। तो अब इसको आप ड्राइव कर लो, ये n की वैल्यू आ रहा है आपके सामने, तो n की वैल्यू आ जाएगा, इसको हटाओ यहाँ पर लगा दो 10। अब आपके सामने आया 10/16 इंटू 10 के पावर 90। क्लियर है कि नहीं है। अब जरा सोचो तो n बराबर बनेगा, इसको डिवाइड करोगे ना तो ये बनेगा 0.625 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने कहा था एक इधर जाओगे पॉइंट से राइट साइड तो पावर में से माइनस करते हैं, बहुत बार ट्राई किया हम लोग, बहुत बार किया है, परेशान नहीं होता है। तो आप कहते हो सर जी m जो बनेगा ये बनेगा 6.25 और 10 के पावर, जरा सोचो तो कितने डिजिट आप राइट साइड गए हो, ये 0.6 यानी 1 डिजिट ना, इसमें से माइनस करो। हम अगर राइट साइड जाते हैं ना पॉइंट डेसिमल से तो हम माइनस करते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, एक और जीरो देते तो 20 लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा राइट साइड जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना हो गया, इसीलिए क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन किसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या बन गया आपके सामने, देखो तो प्रूफ कर गया ना, मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने कहा ही था आपसे, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल्स के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 1 कूलम का मतलब होता है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करें, अब आते हैं हम लोग थोड़ा करंट की तरफ, ठीक है। देखिए तो और ये ऑलमोस्ट आता है, अच्छा तुम्हारे पास ना कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आप जीरो के फॉर्म में लोगे। मान लीजिए n की वैल्यू अभी आपका आया था 6.25 इंटू 10 के पावर कितना, जरा सोचो तो 18, और n की वैल्यू अभी आया था कितना 0.625 इंटू 10 के पावर कितना, सोचो 19। एक वैल्यू और आ सकता है n की वैल्यू, वो क्या आ सकता है 0.0625 इंटू 10 के पावर कितना, देखो 20। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाओगे ना इधर बढ़ता चला जाएगा, इतना याद रखना, इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना इस बात को। इसमें से कोई भी चॉइस आपको मिल सकता है, अब कोई भी चॉइस मिले तो थोड़ा समझना, पावर पे फोकस करना, चॉइस और डेसिमल देखना है। पावर और डेसिमल दो बातें हमेशा याद रखना, एक तो ये कि 18 अगर हो तो 6 पॉइंट होना चाहिए, अगर 19 हो तो 0 पॉइंट होना चाहिए, 20 है तो 0.0 होने चाहिए। ये ऑप्शंस में थोड़ा परेशान करता है और ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम अब इसकी बात कर लें तो सीधा CET ये 2019 का क्वेश्चन है। इस चॉइस में से ढूंढो, चॉइस को ढूंढ के अपना कलर करो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट की बात करते हैं। देखिए जरा, अच्छा
बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो कहते हैं करंट क्या है। करंट को जानने के लिए सबसे पहले हमें मेटल को जानना पड़ेगा, और मेटल, ठीक है, और मेटल अगर जान गए आप तो सिंपली क्या होता है, सबका सब मेटल कंडक्टर होता है, याद रखिएगा, सभी मेटल्स, ठीक है। एक आध एक्सेप्शंस आते हैं, अभी फिलहाल भूल जाओ तो उधर, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, हम अगर बात करें तो कहते हैं क्या कि मेटल वो होते हैं, अगर आपको मान लो कि सपोज किसी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दिया हो, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेटल वो होते हैं जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो जाए। बड़ा आसान बात बता दी आपको कि जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाए, 1 2 3 बने, वो हमेशा मेटल होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिकॉल करा दिया आपको। चलिए अब होता है क्या, मेटल क्या होगा कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर ले, समझ रहे हो ना बात को, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करे उसको हम मेटल कहते हैं। तो अब बात करते हैं करंट का, तो करंट में क्या होगा ऑलमोस्ट कि चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो आप यहां से कह सकते हैं द फ्लो ऑफ, देखिए तरह क्या कह सकते हैं आप, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, और इसी को बोलते हैं ना द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ flow of charges through a conductor। जरा सोचो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर ना जो रही है तो फ्लो किससे कराओगे, ये भी तो चाहिए ना। अगर मान लो फ्लो करा रहे हो तो भाई उसको जाने में टाइम भी तो लगेगा, नहीं लगेगा, टाइम तो लगेगा। तो वी कैन से द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। वो टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बात नहीं बनेगा। तब उसको आप क्या कहते हो, करंट कहते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो तो, अगर हम बात करें क्या, सिंपली करंट बराबर क्या बनेगा, चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में क्या बन गया, टाइम। अगर मैं यहां से कहूं इफ Q इज इक्वल टू चार्ज, T इज इक्वल टू टाइम, और I इज इक्वल टू करंट। I को किस, करंट को डिनोट करते हैं, करंट को किससे डिनोट करता है, I, यहां से क्या बनेगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, ठीक है। अब जरा सोचो तो, अब Q बराबर क्या बनेगा, I और इंटू बोलो तो T, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तुम्हारे मन में एक विचार आएगा, सर अभी जस्ट आपने एक चीज ना फाइंड आउट करा था। मैंने कहा क्या बेटे, आपने कहा कि सर, आपने कहा क्या कि सर Q इज इक्वल टू अगर NE लिखे तो यहाँ पर करंट मेरा क्या बनेगा, जो करंट I बनेगा ये बनता है आपको Q अपॉन में T इज इक्वल टू कितना, NE अपॉन में T। अब यहाँ से आप कुछ भी फाइंड आउट कर लो, इसमें से कुछ भी फाइंड आउट कर लो। अगर आपको n निकालना हो तो दूसरा क्या बनता है, n इज इक्वल टू आपने कहा था किसके करीब होता है सर, यानी Q अपॉन में E। अब यहाँ पर Q के बदले क्या लोगे, I। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो, Q इज इक्वल टू, देखो ना सिंपली बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर मान लीजिए हमने कहा कि I इज इक्वल टू कितना, देखिए NE अपॉन में T, तो हमें n चाहिए, तो n फाइंड आउट करने के लिए क्या बनेगा, देखो तो I इंटू T, और अपॉन में देखो तो क्या बन जाएगा आपका, देखो हमें n चाहिए तो E बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो तो आपके कई सारे फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। क्यों, क्योंकि Q के बदले IT लिखा, हमें तो Q चाहिए, तभी तो Q इज इक्वल टू NE लिखोगे ना, और Q इज इक्वल टू पता चले। इसमें से अगर करंट और टाइम दे रखा हो, इलेक्ट्रॉन आपको पता हो, तो नंबर अपने निकल जाएगा। मान लो
करंट अगर दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर हम एक एग्जांपल दें, सोचो क्वेश्चंस लेता हूं मैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू a bulb if it lightning (10 seconds) at a current of 2 एम्पियर। करंट दे दिया मैंने 2 एम्पियर। इस सिचुएशन में क्या बना दोगे, हमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा सोचो तो यहाँ पर क्या बन रहा है 10 सेकेंड। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करोगे, जरा देखो t इक्वल टू कितना है 10 सेकेंड, हाँ, और करंट की वैल्यू कितना है, करंट I इक्वल टू आपका है 2 एम्पियर, हमें n चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करते हो, आप एक फार्मूला लगाते कि नहीं लगाते, देखो तो आप कहते हो सर अगर Q इज इक्वल टू होता है NE, तो Q बराबर अभी भी देखा था IT इज इक्वल टू NE, अभी जस्ट देख लो ना। तो हमें चाहिए N, तो N बराबर क्या बनेगा IT अपॉन में E। तो I की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर और T की वैल्यू कितना है 10 और E 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -19। तो आप यहाँ से कह सकते हो N इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 10 अपॉन में 16 इंटू 10 और इंटू 10 के पावर 19। देखो यहाँ पर मैथमेटिकली सॉल्व कर दिए, जो निकलेगा वो आपका करंट निकल जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। यही तो निकला आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हो गया आंसर। कहीं भी दे तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा इसके यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो सकता है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि SI यूनिट ऑफ करंट, तो जरा सोचो तो हमने कहा कि जो SI यूनिट बनेगा करंट का वो क्या हो सकता है। तो आप कहते हो सर I बराबर अभी भी जस्ट देखा तो Q बराबर क्या था IT और I बराबर क्या हो गया Q/T। तो अब Q क्या होता है चार्ज यानी कूलम और T होता है आपको टाइम यानी हो गया सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। कूलम पर सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हुआ, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अच्छा एम्पियर को ना A से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ क्या बन गया एम्पियर, ठीक है। अब सिंपली आपसे पूछता है 1 एम्पियर कितना, ये बन रहा है 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर आपका जो बन रहा है ये बन रहा है 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब तुमसे पूछ देता है कि यार 1 कूलम का क्या मतलब है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 1 एम्पियर क्या मतलब है तो या 1 कूलम का क्या मतलब है, तो आप बेझिझक इसको बना सकते हो। क्या कह सकते कि सिंपली कह सकते हो कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्जेज इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इसको क्या कह सकते हैं 1 कूलम of charges passing through a conductor in 1 second। मतलब 1 सेकेंड तक 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर से पास करे तो उसको कहते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको 1 एम्पियर। और एम्पियर जो यूनिट्स है किसका यूनिट है, वो आपका करंट का ऐसा यूनिट है। तो यहाँ पर आता है क्या सिंपली कि स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो अब आपका आता है कि 1 मिली एम्पियर को हम कह सकते हैं कितना, यानी 1 स्मॉल m और a।
तो 1 स्मॉल एम का मतलब हो गया 10 के पावर -3 एम्पियर। याद रखना ये सब, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो ये होता है 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 1 और एकदम से म्यू, MU, इसको कहते हैं म्यू। अब ये कितना हो गया 1 माइक्रोन एम्पियर इज इक्वल टू कहते हैं 10 के पावर -6 एम्पियर। जरा सोचो। अच्छा, इसी को बोलते हैं, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं हम माइक्रोन, 1 माइक्रोन, ठीक है ना। क्या कहते हैं 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन 10 के पावर -6 होता है, याद रखना इस पार्ट को। और 1 मिली 10 के पावर -3 एम्पियर, ठीक है। हम नेक्स्ट बात कर ले थोड़ा करंट का। अब यहां पर ना एक होता है, डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर, ठीक है। जरा देखिए तो इस डिवाइस की बात करें थोड़ा। पहले बात करते हैं कि जो करंट है, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तुम्हारे मन में विचार आएगा यार टेंसर क्या है। टेंसर को कहते हैं, जरा सोचो, नीदर वेक्टर नॉर स्केलर, नीदर वेक्टर नॉर स्केलर, मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो वेक्टर हो और ना स्केलर हो। अगर वेक्टर भी ना हो और स्केलर भी ना हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो क्या हो जाए, वेक्टर हो और ना ही क्या हो जाए, स्केलर हो, उसको क्या कहेंगे आप, टेंसर। ना तो स्केलर ना वेक्टर। तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि यार टेंसर क्यों बना है ऐसा, क्योंकि हम डायरेक्शन खुद से डिसाइड करते हैं करंट का। करंट का डायरेक्शन मैं या आप जो भी हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं। सेल की आप पॉइंट्स को चेंज कर दीजिए, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसके मैग्नीट्यूड्स को चेंज करोगे तो सिंपली अब देखिए डायरेक्शन तो आ रहा है उसके पास, लेकिन कौन दे रहा है, हम आप जैसे लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर हम नहीं दे तो डायरेक्शन नहीं होगा, तो स्केलर कहलाएगा। डायरेक्शन दे रहे हैं तो वेक्टर, तो ना तो कंप्लीट स्केलर बन रहा है और ना ही कंप्लीट वेक्टर बन रहा है। तो ना तो कंप्लीट स्केलर और ना कंप्लीट वेक्टर, तो सिंपली आप क्या कह सकते हो उसको, टेंसर कह सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे मन में अगर क्वेश्चन एक और आ रहा होगा, सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अगर आपको ये चॉइस ना दे, मैंने कहा टेंसर का चॉइस ना दे, अगर ये नहीं देता है तब ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। फोकस करना जरा, इतना समझना आसान नहीं है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि अगर मान लीजिए अपने पास क्या होता है सिंपली कि अगर टेंसर नहीं दिया है उस क्वेश्चंस के ऑप्शन में, तो आप स्केलर लगाएंगे, वेक्टर कतई नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं यहां से कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब क्या कह सकते हैं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एकदम याद रखना है आपको, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एकदम याद रखना है उसको। ये कब अप्लाई करेंगे आप, ये तब अप्लाई करेंगे जब हमें टेंसर नहीं दिया है। अगर आपके चॉइस में टेंसर है, देन यू मस्ट पुट टेंसर ऑन द प्लेस ऑफ दिस, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं करंट इज अ या तो स्केलर क्वांटिटी या तो टेंसर। टेंसर तब जब स्केलर नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आपके सामने आता है क्या, यार करंट का डायरेक्शन क्या होगा। हम दूसरा लैंग्वेज कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। फोकस करो। तो क्या होता है ना कि नॉर्मली जो डायरेक्शन होता है करंट का, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है।
मैंने कहा जो करंट का डायरेक्शन है वह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ किसका, किसके अपोजिट की बात कर रहे हैं आप, जरा फोकस कीजिए। किसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आप सिंपली कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इसको एक छोटा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो देखिए, तो मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मैं इसको कह सकता हूं हाई पोटेंशियल, और इसको कह सकता हूं मैं लो पोटेंशियल। तो सिंपली आपने एक बात कहा कि ये जो बनेगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसका है, यानी ये करंट का डायरेक्शन है इस तरफ, और हम इस तरह की बात कर लें तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। क्लियर है? अब जरा सोचो, तो आप सिंपली कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज हाई पोटेंशियल